अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो खालिद हुसैन का अफ़साना पढ़ेंगे, उनकी अफ़सानवी किताब पहचान में से सवारी। ये अफ़साना खालिद हुसैन की शोहरत का बाइस बना और इस अफ़साने से खालिदा हुसैन अपने शोहरत के अरूज पर पहुंची। सवारी। सूरज डूब रहा था और मुझे शहर पहुंचने की जल्दी थी। कच्चा रास्ता अबूर करके मैं पुल को हो लिया। दूर रावी की मिट्टी में सूरज उतर रहा था। अब चलते तांबे सा किनारा रह गया था। मैंने बेध्यानी में उस किनारे को देखा और फिर तेज तेज कदम उठाने लगा, मगर कुछ दूर जाके मुझे ख्याल सा हुआ कि मैंने कुछ देखा। इसलिए मैं मुड़ा और मैंने पुल के जंगले पे झुके देखे। वो तीनों शख्स सामने दरिया की दलदल में उतरते सूरज को बड़े इन्हमाक से देख रहे थे। मैंने भी सूरज की जानिब देखा, मगर कुछ ना पाकर फिर इन तीनों के चेहरों की तरफ निगाह फेरी। इन तीनों की शक्लें मुख्तलिफ थीं, जैसे हम सब की एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मगर फिर भी यूँ लगता था जैसे एक ही शख्स तीन बनकर खड़ा हो। उनके कपड़े ऊंचे तबके के देहातियों के से थे और जूतों पर गर्द की तहें जमी थीं, जैसे वो मीलों का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हों इसी लम्हे की खातिर, सूखते रावी के दल दल में उतरते सूरज को देखने। और अब वो गहरे इन्हमाक से सड़क पर आती जाती भारी हल्की सवारियों और इंसानों से बेखबर उस सुर्ख होती दर दर में निगाहें जमाए थे। मैं भी पल भर को उनके करीब रुक गया। अब सूरज छुप चुका था और ज़मीन से मिलते आसमान पर गहरी सुर्खी फैली थी। यकदम इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से देखा और फिर उनके सर झुक गए। फिर खामोशी वो शहर की दूसरी मज़ाफ़ात को लौट गए। मैं कुछ देर खड़ा उन्हें मसमेल कदमों से लौटता देखता रहा। फिर मुझे शहर में जागती रात की आवाज़ों ने चौंकाया। अब बहती रात के नीले धुएं में बत्तियां टिमटमाने लगी थीं और मुझे याद आया कि मुझे घर पहुंचने की जल्दी है। चुनाचे मैं तेज तेज कदम उठाने लगा। अगले रोज़ जब मैं सूखते रावी के पुल से गुजरा तो अभी सूरज डूबने में कुछ देर थी। सूरज को देखकर मुझे इन तीनों को ख्याल आया और मैं बगैर आधे के जंगले से लग कर खड़ा हो गया। मुझे ख्याल भी आया कि जल्दी घर पहुंचना है। मुन्ना देवड़ी में खड़ा रोड़ियों का इंतजार कर रहा होगा और जकिया सिनेमा के लिए तैयार होगी। फिर भी लंबे भर को वहां रुक गया। ग़ुरूब का वक्त करीब ही था। अगले दिन मुझे रात भर यही ख्याल सताता रहा कि वहाँ दरिया की दलदल और सूरज के तापे में क्या है कि वो तीनों इस इन्हमाक से उसे देखते थे। अब रोशनी मध्यम पड़ रही थी और सूरज का नारंगी चमकता था ज़मीन की तरफ उतर रहा था, मगर ऐन ग़ुरूब के वक्त देहात किस्म से तीन शख्स आते दिखाई दिए। एक से कद, एक सी चाल और लिबास। जब करीब पहुंचे तो वही अगले दिन वाले शख्स थे। वो फिर चुपचाप आगे आकर जंगले से के साथ लगकर खड़े हो गए और इसी इन्हमाक से डूबते सूरज को देखने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा। तीनों की आंखें कोयले की तरह दहकती थीं और उन कोयले की तरह दहकती आंखों में एक सी उदास चुप भरी थी। अब फिर मुझे हैरत हुई कि मुख्तलिफ खतो खाल रखने के बावजूद ये तीनों एक दूसरे से क्यों लगते हैं। इनमें से एक शख्स खासा मुअम्मर था और उसका चेहरा घनी सफ़ेद दाढ़ी में छुपा था। दूसरे का रंग अपने दोनों साथियों की निस्बत साफ था और डूबते सूरज की सुर्ख रोशनी में कुंदन की तरह दमकता था। उसके बाल झालर की सूरत गर्दन में पड़े थे और माथे पे चोट का निशान था। तीसरा पहले दोनों की निस्बत ज़्यादा स्याह फाम था और बेहद चपटीनाक रखता था। मैं उन्हें गौर से देखता रहा और इसी असना में सूरज डूब गया। फिर इन दोनों ने पहले की तरह एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से सर झुका लिया और फिर अपने रास्ते पर लौट गए। इस रात मेरा जी किसी काम में नहीं लगा और मैं पछताया कि आखिर मैंने उनसे पूछा क्यों ना कि वो सूखते रावी के दलदल में उतरते सूरज में क्या ढूंढते आते हैं। मैंने जकिया से इन दिनों का तज़किरा किया, मगर जकिया हंसकर खामोश रही।
यूं ही कोई देहाती शहर की शहर को आए होंगे। मैंने सोचा कि ज़किया गलत भी नहीं कहती। जब तक कोई इन तीनों को देखे नहीं कि इस राह के एहसास नहीं कर सकता। अगले रोज़ तमाम दिन मुझे शाम का इंतज़ार रहा। ग़ुरूब आफ्ताब के करीब मैं जंगले पर खड़ा उनकी राह देखने लगा। ऐन रोशनी के ढलते वो तीनों इसी तरह एक ही चाल चलते जंगले पर आन के रुके और आती जाती सवारियों और इंसानों के शोर से बेखबर डूबते सूरज को देखने लगे। देखने का मन में यूं महव होते थे कि उनके दरमियान उनसे बात करना नामुमकिन लगता था। चुनाचे मैं सूरज की पूरी तरह ढलने के इंतजार करता रहा और सोचा कि जब ये तीनों अपने रास्ते पर मुड़ेंगे तब मैं उनका पीछा करूंगा और उनसे पूछूंगा कि तुम कौन हो और डूबते सूरज सूखते दरिया की दर्द शाम के लम्हे में क्या ढूंढते हो। जब सूरज पूरा का पूरा डूब गया तो इन तीनों ने फिर गुंग उदासी से एक दूसरे को देखा और सर झुका लिया और मैं इस बात का मुंतजर हुआ कि अब ये अपनी राह लें और मैं उनके पीछे हो लूं। मगर ये देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि वापस अपनी राह पर लौटने के बजाय वो शहर की सड़क पर हो लिए। उनकी जूतियों पर गर्द की तहें जमी थीं और उनके कदम साथ साथ उठते थे। आखिर में हिम्मत करके उनसे मुखातिब हुआ और मैंने पूछा, भाइयों तुम किस गांव से आए हो? चपटी नाक वाले ने घूमकर मुझे देखा और फिर वो तीनों तीसरे की तरफ देखकर खामोश हो गए। वहां पर क्या देखते हो? अब उनके इसरार से मेरा जी बोझल हो रहा था और यूं लगता था जैसे मेरी टांगों में शायद जिस्म में पिघला शीशा उतर रहा है और मैं अभी चिकरा के गिर कर ढेर हो जाऊंगा। वो तीनों मेरे सवाल पर भी नक्शे दीवार के मादे खामोश रहे। आपके मैंने चिल्लाकर उनसे बात की और मेरी आवाज़ भरा गई, आंखें जलते पानी से भीगी। इस सूरज को क्यों देखते हो? मैंने उनके कदम किस कदम साथ मिलाने की कोशिश की क्योंकि अब वो नहायत तेजी से चलने लगे थे। वो तीनों मेरे इस सवाल पे ही खामोश रहे। अब शहर की सड़क करीब थी और सवारियों की रेल पर थी। मसरूफ रात की आवाज़ें बहुत करीब आ गई थी और हवा में जाते अक्टूबर की खुनकी थी। कहीं से चंबेली की महक लहर लहर बनकर आई थी और हम महसूल चुंगी के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक मोहम्मद शख्स ने, जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुके थे, कहा, क्या तुमने नहीं देखा? क्या इस शहर के किसी शख्स ने नहीं देखा? क्या क्या नहीं देखा? जब सूरज डूबता है और डूब चुकता है। मोहम्मद शख्स ने चादर के बुकुट ठीक करते हुए कहा, सूरज डूबता है और डूब चुकता है वो तो हम रोज़ ही देखते हैं, बल्कि नहीं देखते क्योंकि सूरज रोज़ ही डूबता है। मैंने तेजी से कहा। वाता वो शख्स फिर खामोश हो जाए। हम चाहते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए हम आए हैं, ये पिछली बस्ती भी। मोहम्मद शख्स ने मशरक़ की तरफ इशारा किया और सर झुका के खामोश हो गया। हाँ, जहाँ से अब आए हैं। चपटी नाक वाले ने कहा, कहाँ से? मुझे साफ साफ बताओ। उस पर दरमियान के शख्स ने मेरी तरफ मुड़ कर देखा। उसके माथे पर चोट का निशान पहले से भी गहरा नजर आ रहा था। हमने भी नहीं देखा था और तुमने भी नहीं देखा क्योंकि सूरज रोज चढ़ता डूबता है, इसलिए हम नहीं देखते। इसलिए जब दूर उसने अपने हाथ से मशरक़ की तरफ इशारा किया, सूरज डूबने पर सुर्ख लहू की तरह गहरी और होने लगी और रात के अंधेरे में भी इतनी गहरी आग की तरह दहकने लगी तो हमें खबर तक न हुई और फिर वो अचानक खामोश हो गया जैसे उसका गला रन जाएगा। ये सुर्खी बस्ती बस्ती फैलती है, इससे ऐसी सुर्खी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ना ही मेरे बुजुर्गों ने, ना ही उनके बुजुर्गों ने कभी अपने बुजुर्गों से कोई ऐसी बात सुनी थी। इससे पहले का पता नहीं। इस पर मैंने पलट कर पीछे रह जाने में दरिया पे फैलते आसमान को देखा। अंधेरा खूब सा गहरा हो चुका था और सड़कों की रत पत्तियां टिमटिमाती थीं। मुझे अपने साथियों की सूरतें नजर नहीं आई थी, सिवाय उनके सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों या उनके धुंधले चेहरों के जब वो किसी बिजली के खंभे तले से गुजरते थे। मैंने पलट कर देखा कि इस अंधेरे में भी आसमान का वो टुकड़ा आग की तरह दहकता है। हाँ, वाकई हमने नहीं देखा। मैंने हैरानी छुपाने की कोशिश की। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बिलाखिर मैंने पूछ लिया। हम यूं ही शहर को जा रहे हैं, बाद में आने का क्या फ़ायदा? मेरा जी चाहा इन लोगों के साथ रहूं, उन्हें अपने घर ले चलूं, मगर वो अचानक ही दूसरी सड़क पर मुड़ गए और मुझे याद आ गया
कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मुन्ना रेवड़ियों की इंतजार में खड़ा होगा और उसका इंतजार करते करते बेजार हो चुकी होगी। उससे अगले रोज में सूखते रावी पे रुका और सूरज को डूबते देखता रहा। पूरे का पूरा सूरज छुप गया, मगर इन तीनों का कोई पता न था। पहले मैं बेचैनी से उनका मुंतजर रहा, फिर डूबते सूरज की सुर्खी में वहब हो गया। आसमान पर कोई लहू की चादर तनी थी। फिर अचानक लहू की चादर के सामने तना खड़े खड़े मुझे खौफ आने लगा। अपने पीछे, बिल्कुल पीछे, शानों की हड्डियों के दरमियान मुझे किसी के वजूद का एहसास हुआ। कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने चीज जल्दी से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मगर गलत है, मेरे पीछे देखा ही कब? मैंने अपने पीछे कैसे मैं अपने पीछे कैसे देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ, और मेरे पीछे कोई मौजूद है, मेरे अंदर, या शायद मुझसे अलग। सवारियां अपने रास्ते पर चली जाती थी, बत्तियां जल चुकी थी, शाम गहरी हो चुकी थी, और फैलती रात में आसमान का वो टुकड़ा रूह की चादर बना दहकता था, और उसकी आंच दूर दूर के अंधेरों तक पहुंचती थी। खौफजदा होकर मैं घर की तरफ भागा, और घर पहुंचते ही मैंने सकिया से उस वाकया का तस्करा किया। वो मेरे वहम पर हंसी मैं मगर मैं उसे छत पे ले गया। रात की तारीकी में भी वो सुर्खी चमक रही थी। सकिया कुछ खामोश हो गई, फिर बोली, कोई आंधी ही आती होगी। अगले रोज मैं दफ्तर पे फाइल पे झुकाते कि मुजीबुल्लाह ने हफीज अहमद से कहा, यार आजकल सूरज छुपने पे देखा है, आसमान कैसे सुर्ख होता है, अंधेरे में भी बाकायदा सुर्ख रहता है। उसमें मुझे यूं लगा जैसे मैं चादर खून के सामने खड़ा हूँ, और मारे खौफ के मेरे माथे पर पसीना आ गया। जो जो वक्त गुजरता था और शाम करीब आती गई, मेरे दिल में अजीब धक्कड़ पकड़ होने लगी। मैं सूखते रावी और पुल और आसमान और सूरज से बच कर निकलना चाहता था। उनका खौफ निरंतर फैल रहा था। खौफ के साथ साथ आसमान के लहू की दलदल और इन तीनों शख्सों की कशिश भी मुझे खींच रही थी। मैंने सोचा मैं अपने साथियों से इन तीनों देहातियों का तस्करा करूं कि इस लहू रंग शाम की आमद के साथ साथ तीन देहाती भी, जो मुख्तलिफ सूरतों के बाद बस एक से थे, इस शहर में उतरे थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये सुर्खी दिखाई थी, और दिखाकर खुद एक सड़क पर घूम गए और शहर की भीड़ में गुम गए। मालूम होता है वो भी बसे बसे इस लहू रंग शाम के साथ साथ घूमते हैं। मैंने उन्हें शहर में बहुत ढूंढा है, मगर उनका नामो निशान नहीं।